नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 21 धूमपान विधि। इससे पहले जो 20 अध्याय हम कंप्लीट कर चुके हैं, उनका लिंक अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से उनका लिंक ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी तक जो सारा सिलेबस है, ठीक है, अष्टांग हृदय का जो कंप्लीट हुआ है वो लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें डेली अपडेट होता रहता है कि क्लासेस जो है 4 बजे अपलोड जो यूट्यूब पे होती है उसका लिंक डेली शेयर होता रहता है, ताकि आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो, तो वो व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं धूमपान विधि। तो धूमपान में सबसे पहले धूमपान कितने तरीके के होते हैं, धूमपान के भेद वो याद करेंगे। सबसे पहले है स्निग्ध धूमपान, फिर उसके बाद मध्यम और फिर तीक्ष्ण। स्निग्ध धूमपान केवल वात रोगों के लिए होता है, तीक्ष्ण धूमपान केवल कफ रोगों के लिए होता है, जबकि मध्यम धूमपान जो होता है ये वात कफ दोनों के लिए होता है। ठीक है, स्निग्ध वात रोग, तीक्ष्ण कफ रोग एंड मध्यम वात कफ विकार दोनों के लिए। धूमपान निषेध किस में है? देखिए, जो मोस्टली पित्तज कंडीशन होती है, जैसे कि रक्त पित्त है, विरक्त रोगी है, मतलब कि जिसका विरेचन हो चुका है, एंड तिमिर में, ये की पॉइंट है, ये नोट कर लीजिए, क्योंकि तिमिर को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तिमिर में धूमपान करवाना चाहिए कि नहीं। तो तिमिर में धूमपान निषेध है। उदर रोग में, आधमान में, प्रमेह में और ऊर्ध्ववात में, जिसने मद, शीर, मधु, स्नेह, विष का सेवन किया हो, हेड ट्रॉमा, हेड इंजरी यानी कि शिरो अभिघात में, पांडु में, रात्रि जागरण में धूमपान नहीं करवाना चाहिए। तो रक्तपित्त, विरक्त, उदर, आधमान, मद, शीर, मधु, स्नेह, विष का सेवन करने के बाद, ऊर्ध्ववात में एंड तिमिर रोग में, शिरो अभिघात में, पांडु में, रात्रि जागरण में। धूमपान से हानि क्या होती है? देखिए, अगर हमने धूमपान जिस काल में करवाना चाहिए, ठीक है, हाँ, उस काल में हमने नहीं करवाया, या जितनी मात्रा में करवाना चाहिए, जितने समय तक करवाना चाहिए, या जिस रोगी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है उसको हमने धूमपान दे दिया, तो अकाल धूमपान से पित्तज व्याधियाँ जैसे हो जाती हैं, जैसे रक्तपित्त है, मद, मूर्छा, तृष्णा, मोह विकार हो जाते हैं। और इसके अलावा अंधता, ठीक है, अंधापन, बाधिर्य भी हो सकता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, आंधे और बाधिर्य अकाल धूमपान से होता है। तो इसकी चिकित्सा क्या है? शीत चिकित्सा। ठीक है, एंड धूम नेत्र में जो धूम नेत्र होता है उसका अंगुष्ठ के सदृश उसकी मोटाई होती है, उसका अग्रभाग जो होता है कोल अस्थि प्रवेश जितना होता है, एंड इसमें जो लंबाई होती है, जैसे तीक्ष्ण धूमपान हेतु 24 अंगुल की लंबाई होती है, स्नेह धूमपान हेतु 32 अंगुल, और मध्यम धूमपान यानी कि शमन धूमपान हेतु 40 अंगुल की लंबाई होती है। तो तीक्ष्ण के लिए 24, स्नेह के लिए 32 एंड मध्यम धूमपान के लिए 40 अंगुल की लंबाई होती है। दोस्तों, ये जो धूमपान है इसको हम और डिटेल में चरक संहिता में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इसमें वाग्भट के कुछ डिफरेंशियल पॉइंट्स हैं, जैसे कि मध्यम धूमपान की लंबाई ये इन्होंने अलग से दिया हुआ है, जिसको शमन धूमपान कहते हैं, तो इसकी लंबाई 40 अंगुल होती है। यहाँ पे कुछ डिफरेंशियल पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो वाग्भट जी ने बताए हैं, जो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ताकि आपको फिर चरक संहिता में जो मैं पढ़ाऊँगी उसको याद करने में बहुत आसानी हो। ठीक है, क्योंकि जब सब कुछ मिक्स हो जाता है, सारे आचार्यों के अलग अलग जो धूमपान पर या किसी भी विषय पर दिए हुए सुजेशंस, अलग अलग मत जो है मिक्स होने लगते हैं, तो इम्पॉसिबल हो जाता है सब कुछ याद रखना, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होने लगते हैं। इसीलिए स्टेप वाइज जो है, जिस आचार्य ने जो कहा है, जैसे अब मैं आपको वाग्भट जी ने जो कहा है वो पढ़ा रही हूँ, तो उसको स्टेप वाइज लर्न करते जाइएगा। ठीक है, ये जो मेजरमेंट्स है 24, 32 और 40, इसको एक पेपर पर ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट्स ही लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देती हैं, कन्फ्यूजन्स देती हैं। ठीक है, धूमपान की विधि जो होती है, तो धूमपान की विधि में धूम्रपान एक बार में त्रिपर्रे करना चाहिए, मतलब कि एक बार में 3 पफ लेने चाहिए, ठीक है, और दिन में 3 बार करना चाहिए। वैसे इन जनरल यही कहा जाता है कि दिन में 3 बार करना चाहिए और एक बार में 3 बार उसको इनहेल करना चाहिए, 3 पफ्स लेने चाहिए और दिन में 3 बार करना चाहिए। ठीक है, अगर अलग अलग प्रकार की बात करें तो स्निग्ध धूमपान दिन में 1 बार बताया गया है, मध्यम धूमपान 2 बार और तीक्ष्ण धूमपान 3 से 4 बार बताया गया है। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग जो है डिफरेंशियल पॉइंट्स हैं। ठीक है, धूम्रपान एक बार में त्रिपर्रे करना चाहिए, स्निग्ध धूमपान 1 बार लेना चाहिए, और फिर मध्यम धूमपान 2 बार और
तीक्ष्ण धूम्रपान 3 से 4 बार लेना चाहिए। धूम्रपान के लाभ क्या होते हैं? तो जितने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, कास है, श्वास है, पीनस है, आपके पास कोई भी पेशेंट ब्रोंकाइटिस का आता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि कफ, कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, तो इन सब के जो पेशेंट्स हैं, कंजेशन के पेशेंट्स हैं, तो इवन सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी आपने देखा होगा कि उनको जो स्टीम इन्हेलेशन या फिर उनको नेबुलाइजेशन करवाते हैं, तो वो भी एक तरीके से इन्हेलेशन धूम्रपान ही होता है, मेडिकेटेड धूम्रपान। तो इसमें हम हमारे पास जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को लेकर पीनस है, इवन हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, ठीक है, कास श्वास है, पूती गंध है, उसको फाउल स्मेल आती है, ठीक है, उसके नॉस्ट्रिल्स जो है, उसका सेंसेस जो है वो ठीक से नहीं काम कर रहे हैं, तो उसमें भी उसको धूम्रपान करवाना चाहिए, मेडिकेटेड धूम्रपान। फिर केश दोष है, ठीक है, हेयर फॉल में करवा सकते हैं धूम्रपान, पांडुता में करवा सकते हैं। और फिर कर्ण आश्य अक्षी स्त्राव कंडू, ठीक है, जैसे कि आईज से या फिर स्लाइवेशन हो रही हो, ईयर से, आईज से डिस्चार्ज हो रहा हो, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा हो, तो उसमें भी धूम्रपान करवाते हैं। कंडू में भी, या मतलब बॉडी में इचिंग वगैरह हो, तो उसमें भी धूम्रपान करवाया जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, इसमें हम पेशेंट को धूम्रपान करवा सकते हैं। ये दोस्तों ओपीडी प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि धूम्रपान हो गया, अक्षितर्पण हो गया, फिर उसके बाद नस्से है, तो ये पंचकर्मा के ओपीडी प्रोसीजर्स होते हैं, जो कि आपको बहुत बड़ा पंचकर्मा का क्लिनिक का सेटअप नहीं चाहिए होता, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है बहुत बड़ी नहीं करनी होती है। उसको सेटअप करने के लिए आप जस्ट एक अलग से रूम चाहिए, जिसमें आप पेशेंट को धूम्रपान, नस्से है, गंडूश तो आप वो वैसे भी घर पे कर सकता है, ठीक है। तो ये जो अक्षितर्पण है, ये आप ओपीडी प्रोसीजर्स जो है ओपीडी लेवल पर कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से और बढ़ सकती है, क्योंकि ये प्रोसीजर्स जो हैं अगर सही ढंग से किए जाएँ तो बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से याद रहेगा, तो अच्छे से प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। एक अच्छे कॉलेज में, एक टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन के साथ साथ एक एक्सीलेंट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर भी बनेंगे आप, ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो हमने अपने क्लिनिक में भी इम्प्लीमेंट करनी होती हैं, ठीक है। एक अच्छे प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बनने के लिए यही चीज़ें आपको क्लिनिक में भी बहुत ज़रूरी जो है आनी चाहिए होती हैं। तो अभी से लर्न करेंगे तो ये आपका फ्यूचर में भी बहुत साथ देने वाला है। धन्यवाद।